अभी एमसीक्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेवल माइंस को लेके। एक दिन आपने लैंड माइंस के बारे में पढ़ा था, कौन सा कन्वेंशन था? ओटावा कन्वेंशन, ठीक है, पोलैंड ने वहां से विदड्रॉ कर लिया था, तो इंपॉर्टेंट है वो। वैसे नेवल माइंस भी होती हैं। कल ही आपने एक इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ा था, जहां पे सी फेयरर अबेंडनमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया था। क्या था सी फेयरर अबेंडनमेंट? जो शिप ओनर होता था उसने देखा मैं लॉस में चल रहा हूँ, तो पूरी की पूरी टीम को ही अबेंडन कर दिया, किसी पोर्ट के पास में या शायद पूरे शिप के साथ ही, कि मैं नहीं इस खर्चे को उठा सकता। तो ये वही वाले आर्टिकल के साथ लैंड माइंस का भी एक कॉन्सेप्ट आया था। लैंड माइन, जैसे लैंड माइन है वैसे नेवल माइन आएगी। नेवल माइन बोल दिया तो पानी के साथ ये जुड़ा होगा। डन। एक हिंट मैंने आपको दे दिया, अब ये आर्टिकल यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट कहता है नेवल माइन जो है ये सेल्फ कंटेन्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस है, इन्हें वाटर में रखा जाता है और ये सरफेस वेसल को ओनली सरफेस वेसल को डिस्ट्रॉय कर देता है और सबमरीन वगैरह के ऊपर इसका इतना इंपैक्ट नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इनको यूज करा जाता है ताकि एनिमी किसी स्पेसिफिक लोकेशन में रिस्ट्रिक्ट करे जा सके, मतलब डेटरेंस क्रिएट कर रहा है। एंड थर्ड बोल रहा है जो फर्स्ट सी माइन है इसे यूज करा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलो जी पहला बताओ। देखो जहां पे भी ओनली आ जाए ना, थोड़ा उस स्टेटमेंट को एक बार रुक के सोच लेना होता है। तो अब सी बात है, अगर शिप को उड़ा पा रहा है तो सबमरीन को भी उड़ा देगा अगर उसके नियर बाय वो जाती है। एंड दूसरा बोलता कि एनिमी को स्पेसिफिक लोकेशन में रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, तो अब सी बात है डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ही आप माइंस का यूज करते हो। सेम जब आपने ओटावा कन्वेंशन पढ़ा था, तो पोलैंड ने जब उससे विदड्रॉ करा तो अब वो अलाउड है कि डेटरेंस क्रिएट करने के लिए लैंड माइन लगा सकते हैं हमने बॉर्डर एरियाज पे। और ये थोड़ा सा फैक्चुअल था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज हुआ था। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर जब हुई थी 1800s में, तब फर्स्ट टाइम इसको बना दिया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट थी, पहली और तीसरी इनकरेक्ट। तो आपने फैक्चुअल भी देख लिया, बाकी आपको कॉन्सेप्ट भी पता लग गया कि ये नेवल माइन क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सबमरीन एंड सरफेस वेसल दोनों को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी को करेगा। और जब अमेरिकन सी माइन इन्होंने फर्स्ट टाइम ये यूज करा था अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे 1765 टू 1783, डेविड बुशनेल था एक, उसने डिस्कवर करा था कि जो गन पाउडर होता है वो ना सिर्फ जमीन पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि गन पाउडर का जमीन के ऊपर अगर यूसेज देखें वो 11वीं सेंचुरी से चल रखा था, चाइना ने इसको शुरू कर दिया था। तो इन्होंने बोला था कि अंडर वाटर भी इसे यूज करा जा सकता है। तो ये डेविड बुशनेल थे जिन्होंने ये चीज बताई थी, और अमेरिकन वॉर के टाइम पे इसे यूज करा था जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। ओके, ये वही लिखा है सारा। अच्छा, विद रेफरेंस टू द फ्रॉग स्पीशी, सुनो इसको ध्यान से देखना, ऑप्शंस को भी और उसके सामने जो कंट्रीज लिखी हैं, आपको आइडिया लग जाएगा वहां से। अगर नहीं भी पढ़ी है, आती रहती है बहुत सारी स्पीशी न्यूज में। एक तरफ आपको स्पीशी का नाम दिया है, दूसरी तरफ आपको बताया कि नेटिव प्लेस आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आता है डेजर्ट रेन फ्रॉग, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इसने बोला। दूसरा आता है कॉमन ट्री फ्रॉग, इसने बोला नामीबिया में आएगा। तीसरा बोला अमेरिकन बुल फ्रॉग, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देख के चलो, इसमें आपसे पूछा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है, ठीक है, इसका नन ऑफ दीज ही है। पहला बोल रहा है डेजर्ट रेन फ्रॉग, डेजर्ट नाम से पता लग रहा है, ऑप्शन में नामीबिया दिख रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ पे नामीबिया ही होना चाहिए था। तुक्का भी मारना हो तो कहीं क्वेश्चन में लग जाता है, तो ये वाला तो इसके साथ आना था। एंड कॉमन ट्री फ्रॉग, ये अपने वाले फ्रॉग की बात हो रही है, टर्टर जो करता है, तो वही वाला फ्रॉग है, उसकी बात हो रही है। एंड थर्ड है अमेरिकन बुल फ्रॉग, ये याद रखना है ये सिर्फ यूएस में ईस्टर्न पार्ट्स में ही लोकेटेड है। और इसको इतना सिग्निफिकेंटली क्यों अलग से लिखा गया, क्योंकि जब इसको कोई छेड़खानी करता है तो जैसे लड़कियों की श्रीलिंग आवाज नहीं होती, वैसी निकालता है ये भी। टर्टर की फॉर्म में होगी पर बड़ी चुपती हुई होगी, अगर इसको स्नेक वगैरह या लोग डराने वगैरह की ट्राई करते हैं, श्रीकिंग सी आवाज ये निकालता है। तो इसमें नन ऑफ द अबव पेयर्स आएगा, आंसर इज डी। तो चलो ये स्पीशी आपने देख ली। बाकी कॉमन ट्री फ्रॉग, इसका ये साइंटिफिक नेम लिखा है, ये भी स्क्रीम बहुत जोर से चिल्लाते हैं जब इनको कोई छेड़ने की ट्राई करता है। और ये जो अमेरिकन बुल फ्रॉग है, ये फ्रॉग आ जाएगा स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस का, ये बहुत श्रीकिंग आवाज प्रोड्यूस करते हैं जब इनको कैप्चर करने की कोई ट्राई करता है। एंड एक आ गया एमेजोनियन फ्रॉग्स, ये आपको हाँ, जो एमेजोनियन फ्रॉग्स होते हैं वो अमेजोन में मिलते हैं। अब देखो अमेजोन का इतना बड़ा बेसिन बनता है, तो जो फ्रॉग की स्पीशी है वो उसी के नाम पे डिजिग्नेटेड है। और जो अमेरिकन लिख दिया तो यूएस का कहीं ना कहीं रोल रहता है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इग्नोर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कोकिंग कोल को लेके है। एक दिन आपने कोकिंग कोल के बारे में पढ़ा था। पहला बोल रहा है कि कोकिंग कोल जो है ये मेटामॉर्फ्ड फॉर्म है कोल की, पहली स्टेटमेंट, और ये अर्थ के क्रस्ट पे आपको मिल जाती है। दूसरा बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोकिंग कोल को एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर मिनरल्स माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 में डिक्लेयर करा। देन थर्ड बोलता है कि कोकिंग कोल बहुत ज्यादा एसेंशियल रॉ मटेरियल है और इसे स्टील इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, ठीक है। इसमें आपसे करेक्ट पूछा है, ठीक है, ऑनलाइन। पहला बताओ, पहला तो गलत है क्योंकि मेटामॉर्फिक लिखा है, ये कैसी थी, सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंट्री की कैटेगरी में आता है।
तो ये सेडिमेंट्री आना था, ना कि मेटामॉर्फिक, तो ये गलत हो जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक है। कोकिंग कोल जब आपने डील्स वगैरह पढ़ी थी तो उस टाइम पे एक कोकिंग कोल का रोल आया था, प्लस इंडिया ने भी कोकिंग कोल को डिक्लेयर करा था दैट इज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। क्रिटिकल की एक सब ब्रांच होती है स्ट्रेटेजिक मिनरल भी, ठीक है। एंड थर्ड आता है कि ये रॉ मटेरियल की तरह एक्ट होता है एज अ फॉर द स्टील इंडस्ट्री। तो तीसरा तो दिख रहा है आपको, ये एप्लीकेशन बेस्ड था, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। पहला गलत था, यहाँ पे सेडिमेंट्री आएगी कोकिंग कोल की जब भी बात हो। देन चौथा क्वेश्चन आता है एआई इम्पैक्ट समिट। यहाँ पे वेन्यूज आपसे पूछे गए हैं 26 से लेके 23 तक, जब ये शुरू हुआ था तब से लेके जो रिसेंट हुआ है। तो बोलता कि 26 का न्यू दिल्ली में हुआ, 25 का पेरिस में हुआ था, और सियोल समिट 2023 वाला, 24 वाला एंड 23 वाला ब्लेचले, ठीक है। अरे सारे ठीक है, यहाँ पे सारे ठीक है। ये मैंने बोला था 23 वाला, तो मैंने आपको बोला था देखने को कि एक बार ही देख लेना है ब्लेचली, और एक दिन हमने डिस्कस भी करा था और फ्यूचर के वेन्यूज भी देखे थे। पहला ब्लेचली था, फिर सियोल था, फिर पेरिस था, फिर हम खुद थे। अगला कौन आएगा? पक्की बात स्विट्जरलैंड, पक्का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के साथ नहीं, आइसलैंड नहीं है। स्विट्जरलैंड के साथ सिंगापुर तो नहीं था ना, स्विट्जरलैंड ही था। यूएई ने बोला है कि हम आपके साथ काम करेंगे, और फिर उससे अगला वाला जो वेन्यू आएगा दैट इज यूएई, ठीक है। तो इनको फ्यूचर वालों को भी याद रखना है। हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका आंसर है सारे ठीक है, डी ऑप्शन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने कुछ पैसा इंजेक्ट भी करा है। अब जब बैंक्स में पैसा इंजेक्ट करा तो मतलब मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अब बैंक्स जो है वो आगे लोन दे पाएंगे। चलो ठीक है। मॉनेटरी, तो मैंने ये वाला आर्टिकल अभी के लिए स्किप करा है, जब कुछ और नया अपडेट आएगा तो फिर से कर लेंगे इसको। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको सेक्शन 45 जीबी में ऐड करा गया था, आरबीआई एक्ट 1934, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है एमपीसी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयरपर्सन की तरह एक्ट करते हैं। तीसरा बोल रहा है कि जितने भी मेंबर्स होंगे एमपीसी के, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। चौथा बोल रहा है कि जो एमपीसी है ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करा जा सके, वही 4 ± 2% वाला। एंड पांचवा बोल रहा है कि जो कोरम होता है मीटिंग का एमपीसी के, वो 4 मेंबर होने चाहिए, और जिसमें कास्टिंग वोट की जो कैपेबिलिटी है वो गवर्नर को दी गई है, ठीक है। कि पहला बताओ, पहला तो ठीक है, ये तो याद ही कर लेना है 45 जीबी, ठीक है, पहला ठीक। दूसरा 6 मेंबर और चेयरपर्सन गवर्नर है। तीसरा ये गलत है, 3 को आरबीआई का बोर्ड जो बनता है वो, और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है, ठीक है। चौथा ये ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट ही तो सेट करना होता है। एंड पांचवा कोरम 4 मेंबर का ही होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। पहला स्टेटमेंट याद है ना, रेट्स पढ़े थे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोल रहा है ये बैंक का वो पोर्शन होता है जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी में आप काउंट करते हो, और ये बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कैश की फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा है कि जो एसएलआर है ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह यूज होता है, और ये क्रेडिट ग्रोथ को प्रमोट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। एंड तीसरा बोल रहा है कि अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब है कि जो फंड्स हैं वो अब कम अवेलेबल होंगे बैंक्स के पास फॉर लेंडिंग। देखो दूसरा तो जनरल है, क्रेडिट ग्रोथ, अभी इमरजेंसी भी तो आएगी, तो क्रेडिट ग्रोथ तो हमको चाहिए, तो बैंक के पास कुछ तो पैसा होना चाहिए। पहला बताओ तुम, पहले किसकी डेफिनेशन है? ये सीआरआर की है, कैश रिजर्व रेशो। वो वाला पैसा हमने किसके पास रखा था? आरबीआई। और तीसरा वाला तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म में पैसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक लेंडिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो पहले के केस में क्या आना चाहिए था? कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड की फॉर्म में बैंक अपने पास ही जो इमरजेंसी यूज के लिए पैसा रखे रखता है, और वो जो क्रेडिट है वो घट ना जाए बैंक के पास भी, तो उस फॉर्म में। ये जो पीछे डेफिनेशन लिखी थी कैश रिजर्व रेशो की थी। चलो ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 और 3 विद रेफरेंस टू कुरुम्बा पेंटिंग। यहाँ पे कुरुम्बा पेंटिंग के बारे में आ रखा है, यहीं पे आर्टिकल निपटा भी लेना, और उनके बारे में आपने स्टेटमेंट देखनी है। पहले तो बोला कि ये प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म है, 3000 साल पहले इमर्ज हुई थी। ये आर्ट ट्रेडिशनली रॉक्स वगैरह के ऊपर करी जाती थी, केव्स पे करी जाती थी, और स्पेशली आपको नीलगिरी हिल्स के आसपास मिलेगी। और इसमें ना एक ट्री होता है, वेंगाई ट्री, इसका ट्रंक यूज करा जाता है ताकि कलर पिगमेंट्स डेवलप करे जा सके। एंड चौथा बोल रहा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कुरुम्बा के लिए तमिलनाडु को दे रखा है। चलो अगर ये भी बोलते आप तमिलनाडु को नहीं दिया होता तब भी आप शायद ऑप्शन पे पहुंच जाते। ओनली 3 है इसका, शुरू की 3 लाइंस बिल्कुल करेक्ट है। जब भी कोई पेंटिंग आती है तो वो ज्यादातर पुराने वाली होती है, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करते हैं। दूसरा देखो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर 3000 साल पुरानी हुई तो अभी सी बात है उसको पत्थरों के ऊपर या केव्स के ऊपर बनाया जा रहा है। मैं एक ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, जैसे ये सर्कल बनाया मैंने, ये आदमी बनेगा इस तरह से, समझ गए?
बस ऐसे वाली स्टिक पेंटिंग्स टाइप जो होती हैं वो यहाँ पे बनती थी। एंड ये तो दिखा ही रहा है, अगर इतनी पुरानी है तो कलर केमिकल तो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, आप नेचुरल रिसोर्सेज से ही कलर को बनाओगे। तो वेंगई ट्री, और ये इसको अभी जीआई टैग मिला ही नहीं है, तो है तो ये तमिलनाडु के मेन चंक में ही, पर इसको कोई जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो प्री हिस्टोरिक है। बाकी ये इस तरह से पेंटिंग बनती है, यहाँ काफी सुंदर है। रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर सारे यूज करे जाते हैं। तो पहली बात तो यही कि अभी ना पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था, पर हार्ट ब्रेकिंग भी था और प्राउड की मूवमेंट भी थी उनके लिए, क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है। तो नाम था इनका कृष्णा राघवन। तो इनका पेन नेम भी होता है एक, दैट इज कितना, ये इनका पेन नेम था। बाकी ये नीलगिरीज में ही मिलता है, और उसके बाद लोगों ने इसको प्रिजर्व करने की ट्राई करी, तो इसी वजह से ये ट्रेडिशनली आज भी वहां पे चलता आ रहा है। मेन जो चंक रहता है वो तमिलनाडु में, पर पूरे नीलगिरी हिल्स में इसको ड्रॉ करा जाता है। एंड ये वाले पेड़ लिखे हैं इसके, जैसे वेंगई ट्री आ गया, येलो, ब्राउन, पर्पल शेड, ये सारी बनानी है अगर कलर्स की तो ये वेंगई ट्री का यूज करते हैं। दूसरा है पचाई कीदा लीव्स, ये पचाई कीदा लीव्स जो हैं ये ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाती है। रेड सैंड वगैरह का यूज रेड कलर इंड्यूस करने के लिए किया जाता है। एंड करी मरन ट्री जो है इनको ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। और कोई पर्टिकुलर जीआई टैग कुरुम्बा के लिए नहीं दे रखा है अभी। ठीक है, तो बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक थी। ये ट्रीज के नाम थोड़े से आइडिया आपको होने चाहिए, तुक्का भी लगाना हो ताकि लग जाए, बस इतना सब पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है जी। अब एक अवार्ड होता है, दैट इज प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, नाम से पता लग रहा है जिसने ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जो लिविंग दिखे, जिसमें टैलेंट दिखे, विजन दिखे एक फ्यूचर का, तो वो किसको दिया गया है। अब इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जस्ट याद कर लेना है। ये वाला अवार्ड एक बार यूपीएससी ने पूछा था, ये इस साल का है 2026 का। इसमें मेरे ख्याल से सी है, हाँ क्लार्क है, मिल्सन रेडिक क्लार्क। ठीक है, तो इनको दिया गया है, ये तो याद ही कर लो। बाकी आर्किटेक्चर नाम से पता लग रहा है आपको, आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे लाइफ आपको दिखनी चाहिए, विजन दिखना चाहिए, टैलेंट भी दिखना चाहिए, तो इनको ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक चाइनीज टर्म है शियाओ कैंग, रिसेंटली न्यूज में थी। सुनो, अब यहाँ पे आपको काफी ठीक लग सकती है शायद, पर बोला कि क्लोजली कौन सी रिलेटेड है। पहला बोल रहा है ये मॉडल है वेल ऑफ विलेजेस का, जो मॉडरेट प्रोस्पेरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बोल रहा है ये रूरल मिलिट्री सेटलमेंट प्रोग्राम है जो चाइना के बॉर्डर के पास में है। तीसरा बोल रहा है डिजिटल करेंसी है जिसको सेंट्रल बैंक इश्यू करता है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो पहला जो है वो सबसे सुटेबल है, कहीं दूसरा सोच सकते थे पर पहला सबसे एक्यूरेट है। यही देखा था ना, शियोकैंग का मतलब ही क्या है, वेल ऑफ विलेजेस या प्रॉस्पेरस विलेजेस। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेस रोम एंड मयूरी नारी। देखो ये जो एक्सप्रेस रोम है इटली को इंडिकेट कर रहा है, एंड दूसरी तरफ मयूरी नारी, ये कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ही है, मतलब ये थाईलैंड की है। अब ये न्यूज में बने थे, अब उस आर्टिकल में से पढ़ने को कुछ भी नहीं था, बट जिसने अखबार उठा के देखी थी बस एक बार ही आपको ये दिख जाना था। तो आप बताओ ये किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। नंबर 1, ये न्यूली डिस्कवर्ड ऑफशोर ऑयल फील्ड है पर्शियन गल्फ के अंदर। देन मर्केंट वेसल्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुए। ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो गल्फ कंट्रीज में कंडक्ट होती है। ये अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स हैं जो वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बनाती है। बी है इसका। हुआ क्या था, हाँ वेरी गुड, उनको ना धमकी दी गई, वार्निंग दी गई कि नहीं आना है, हमने क्लोजर लगाया है, वो फिर भी वार्निंग को इग्नोर करके आगे जा रहे थे। तो ये बस इतना याद रखना है, ये मर्केंट वेसल्स की बात हुई थी। अब इस आर्टिकल को तो पढ़ नहीं सकते थे ना, ये देखने वाली चीज थी। तो दैट इज मर्केंट वेसल्स, एक्सप्रेस रोम एंड मयूरी नेरी। तो ये दोनों ही, ये देख लो, थाई फ्लैग बल्क कैरियर और दूसरी तरफ इटली का था। सो डन।